हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के विज्ञान के पाठ्ययोजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्ययोजना में हम देखेंगे विज्ञान विषय की पाठ्ययोजना और उप विषय है जीव विज्ञान। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्ययोजना। यदि हमें किसी विषय का लेसन प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं विज्ञान विषय की पाठ्ययोजना संख्या 6 लिखी हुई है। यहाँ आपको पाठ्ययोजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्ययोजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश लिखेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 8, विषय है विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है सूक्ष्म जीव, ठीक है। उसके बाद अवधि, अवधि है 45 मिनट, किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, यहाँ पे वो सब लिखेंगे। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। और चौथा पॉइंट है छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का डेवलप होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्र सूक्ष्मजीवों को परिभाषित कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र सूक्ष्मजीवों से संबंधित ज्ञान का व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र सूक्ष्मजीवों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर इत्यादि, ठीक है। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, छात्र सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे, उसका छात्राध्यापक प्रश्न जो करेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न करते हैं, बच्चों कुछ बीमारियों के नाम बताएं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे बुखार, मलेरिया, खांसी, हैजा। उसका छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करेंगे, बुखार, मलेरिया, खांसी, हैजा आदि रोग किस वजह से होता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे जीवाणु तथा विषाणु द्वारा, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, क्या हम जीवाणु तथा विषाणु को नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे नहीं, इन्हें हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसका छात्राध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, हम इन्हें नग्न आंखों से क्यों नहीं देख सकते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक 5वां प्रश्न करते हैं, ऐसे जीव जिसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते क्या कहते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, कोई उत्तर दे नहीं पाएंगे और मौन रहेंगे। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि
उस चीज़ को आप अच्छे से समझाएं बच्चों को। तो इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो इसमें लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, यानी कि इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब इसमें लिखेंगे। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। उसका चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे सूक्ष्म जीव, और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए सूक्ष्म जीव के बारे में छात्राध्यापक क्या बताते हैं सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जीवों का समूह होता है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से या नंगी नज़रों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह के जीवों को विज्ञान में सूक्ष्म जीव कहा जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी कहे जाते हैं, अर्थात ये हर जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी, जल, वायु, पौधा आदि। यहाँ तक कि मानव शरीर भी हजारों लाखों सूक्ष्म जीवों का एक घर है। सूक्ष्म जीव उन जगहों पर भी पाए गए हैं जहाँ जीवन संभव नहीं है, ठीक है। उसका छात्र छात्र क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ाए उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहें उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जीवों का समूह होता है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह के जीवों को विज्ञान में सूक्ष्म जीव कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र का, ठीक है। उसका छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, सूक्ष्म जीवों को सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं क्योंकि ये सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है ये जानने के लिए प्रश्न करते हैं। इसमें 1 या 2 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो अच्छा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को आप अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण तथा उनसे होने वाले प्रमुख रोग, और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल, ठीक है। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपसी में ही गुणन करते हैं और शरीर के बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात निष्क्रिय होते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे सर्दी, जुकाम, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि। उसके बाद छात्रों को बताएंगे मनुष्य में होने वाले रोग। एक तरफ मानव रोग लिखेंगे और एक तरफ सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो देखिए कौन सा सूक्ष्म जीव से कौन सा रोग होता है बताएंगे। क्षय रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है। खसरा विषाणु से होता है, पोलियो विषाणु से होता है, हैजा जीवाणु से होता है। उसका टाइफाइड जीवाणु से होता है, चिकन पॉक्स विषाणु से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव से होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को बताएंगे पौधों में होने वाले रोग। एक तरफ पादप रोग लिखेंगे और एक तरफ सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो नींबू कैंकर कौन सा सूक्ष्म जीव से होता है, जीवाणु। गेहूं का रोस्ट कवक से होता है। तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु सूक्ष्म जीव से होता है, ठीक है। उसके बाद छात्र छात्र क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है। अब श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल, ठीक है। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर के बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं। उसके बाद छात्रों को समझाते हुए चार्ट पेपर के माध्यम से ये चित्र बनाकर समझा सकते हैं बच्चों को। जैसे कि पहला है शैवाल का ये उदाहरण है, ये देखिए क्लेमाइडोमोनास, और राइट साइड देखिए स्पाइरोगाइरा। उसका दूसरा देखिए प्रोटोजोआ के उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। उसका तीसरा देखिए कवक के उदाहरण है
और चौथा में देखिए विषाणु के उदाहरण है और पांचवा में जीवाणु के उदाहरण है। ठीक है, जीवाणु के उदाहरण में देखिए बाएं तरफ है स्पाइरल जीवाणु और दाएं तरफ है छड़नुमा जीवाणु। ठीक है, इस तरह आप चार्ट पेपर के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, एड्स किसके द्वारा होता है? तो छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देते हैं देखिए विषाणु। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, गेहूं की रस्ट किससे होता है? तो छात्र क्या उत्तर देते हैं? देखिए उत्तर देते हैं कवक से होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। इसमें मिनिमम आप एक या दो प्रश्न कर सकते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर रिवाइज करने का मौका मिले और आप उनको अच्छे से चेक भी कर सकें। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत करके बताओ। दूसरा प्रश्न है सूक्ष्म जीवों से होने वाले 10 रोगों के नाम लिखें। इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।